वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, आप सभी एनएम बहनों के लिए चल रहा है क्लास सुपर 30 एनएम क्लास के लिए। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? सुपर 30 एनएम क्लास 30 लोगों का सिलेक्शन श्योर दिलवाना है। उससे ज़्यादा हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन 30 बहन लोगों का तो सिलेक्शन 100% दिलवाना ही है। इसलिए इसका सुपर 30 एनएम क्लास दिया गया है। वैसे भी वीडियो तो आप लोग देखते ही नहीं हैं, आप लोगों को तो लग ही रहा है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वो अलग की बात है। देखिए ना, देखिए जो ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसका डे चौथा है, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं भर्ती आपकी 4800 आएगी या फिर 5272 आने वाला है। क्यों? इस बात पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं आप सभी लोग, या फिर 2024 में भर्ती आएगी ही नहीं। तीन चीज़ों पे ज़्यादा डाउट हो रहा है। क्यों 2024 में आएगी ही नहीं? क्योंकि भैया अगर अभी देखिए जुलाई में वैकेंसी आ गई तो बहुत बढ़िया है, तब तो अच्छी बात है। अगर जुलाई के बाद इन्होंने खींच लिया, अगस्त ले गए ये लोग, तब तक तो भैया अगस्त सितंबर में आपका पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, नए सत्र का पिट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तब इन लोगों के दिमाग में यही आएगा कि भैया भर्ती को और 3-4 महीना डिले करते हैं, 2024 वाले पेट से निकालेंगे। तब ये लोग यही सोचेंगे। वो अलग की बात है, अध्याचन ये लोग भेज चुके हैं, वो मैटर नहीं रखता है। ठीक है, भले ही अध्यासन भेज चुके हैं, क्योंकि ऐसे पिछले भर्तियों में इन्होंने कर रखा है। किस भर्ती की हम बात कर रहे हैं? होम्योपैथिक की बात कर रहे हैं भैया। होम्योपैथिक की भर्ती 2023 में ही आने वाली थी, 2022 की पेट के माध्यम से। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसका पेट का डेट आ गया, पेट का रिजल्ट, फिर इंतजार करने लगे। रिजल्ट के बाद देते देते ये लोग अभी ये 2024 में अभी हाल ही में दिए हैं ये वैकेंसी, और वो भी नहीं देते। वो तो प्रयास इतना किया गया तब चीज़ें हुआ। आपकी एनएम भर्ती को लेकर काम कब से शुरू हुआ है? कब जब दबाव बनाया गया इन लोगों के ऊपर कि भैया भर्ती खाली है तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए यूपी एक वीडियो हम अपलोड किए थे, जिसमें से 2002 व्यू हैं इस पर। और ये वीडियो था यूपी SSS एनएम न्यू वैकेंसी एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन। और यहाँ पे लिखा क्या है? ज्ञापन देने से आने वाली है रिक्ति फार्मासिस्ट एलोपैथिक एनएम की। ठीक है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात। ये डेट कौन सा है भैया? डेट भी हम आपको दिखा देंगे किस डेट का है, ये आप देख सकते हैं। और ये तो ज्ञापन देना था, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना था, उसके लिए वीडियो बनाए थे। उसके पहले तो ट्विटर कैंपेन हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से कोशिश किया था चीज़ें करने के लिए। ठीक है, हालांकि ट्विटर इतने नहीं हो पाते हैं, बहुत से लोगों को फेसबुक व्हाट्सअप चलाना आता है। आज के देखिए सच्चाई है, और इस चीज़ को स्वीकार आप करिए। फेसबुक व्हाट्सअप आप चला लेंगे, लेकिन आपके काम की चीज़ें जो हैं, ट्विटर ये चीज़ नहीं चला पाती भैया। इंस्टाग्राम आप चला लेते हैं बात करने के लिए, फेसबुक चला लेते हैं, ट्विटर अकाउंट बना नहीं सकते हैं, ट्विटर चला नहीं सकते हैं, तो चीज़ें नहीं याद कर पाती हैं। ये डेट था 6 फरवरी को। 6 फरवरी के बाद जब ज्ञापन दिया गया, ठीक है, 6 फरवरी को जब ज्ञापन दिया, तब आपके भर्ती पे काम होना शुरू हो गया था एनएम वालों के लिए। और फार्मासिस्ट वालों के लिए तभी ये काम, हालांकि फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की भर्ती तो आ गई, जल्दी आ गई थी फार्मासिस्ट की भर्ती। तब काम होने लगा आपके एनएम भर्ती के लिए, तब काम होने लगा। और आपको इसी एक हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट भी देखने को मिल गया। आपने ज्ञापन दिया, अब आप लोग जाते नहीं तो आपको जानकारी नहीं रहेगा। जो लोग जाते हैं वही जानते हैं एक्चुअल में आयोग में क्या चल रहा है, या ऊपर स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं, सीएम जी क्या कर रहे हैं आपके भर्ती के लिए। सब कुछ उन्हीं को पता होता है, जो हफ्ते में एक दिन लखनऊ का चक्कर काट के आते हैं, आयोग का चक्कर काट के आते हैं। ये चीज़ उन्हीं को रियल में पता होता है। आप लोग घर बैठे रहेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ना पता रहेगा। आपको फिर वही जो न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, वही जो यूट्यूब पे वीडियो बताते हैं लोग, वही चीज़ आपको पता रहेगा। ध्यान दीजिए, 6 फरवरी को जो प्रयास किया गया था, प्रयास करने के बाद जो आश्वासन मिला था कि नहीं अब हम आपकी भर्ती पे काम कर रहे हैं। 6 फरवरी को जो ज्ञापन दिया गया था, आयोग में भी लोग जाके मिले थे। इसके पहले तो आरटीआई लगाया गया था, आरटीआई में जाने की कोशिश किया गया था, और हम ही लगाए थे, वो वीडियो में बताए भी थे। तो आरटीआई में यही बताया गया था कि अभी कोई अध्याचन वगैरह आया नहीं है, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, ये रिप्लाई आया था। तब हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, इसके लिए हम लोग पहले ट्विटर कैंपेन करते हैं। 2 फरवरी को ट्विटर कैंपेन किए, 2 फरवरी को ट्विटर कैंपेन किए, फिर 6 फरवरी को डिसाइड कर लिए कि नहीं चल के ज्ञापन सौंपना है। ठीक है, और जाके हम लोग सौंपे ज्ञापन। 3-4 पोस्ट के लोग गए थे, फार्मासिस्ट वाले गए थे। हालांकि फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक वाला जो भी कैंडिडेट हैं एक्टिव थे, वो लोग ज़्यादा, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के कैंडिडेट ज़्यादा एक्टिव थे। लैब टेक्नीशियन के लिए भी हमने उसी डेट में डिसाइड किया था, लेकिन लैब टेक्नीशियन वाले तो आए ही नहीं थे ज्ञापन देने के लिए। आए तो थे सिर्फ एनएम वैन के लोग और फार्मासिस्ट के लोग आए थे। ठीक है, एनएम वालों में भी वही लोग आए थे जिनका मतलब 17,000 प्लस वाले भर्ती में ये चीज़ें हो रहा था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वही लोग आए थे। ठीक है, एनएम वालों में भी। तो अभी क्या चीज़ें हैं भैया, 13 तारीख को आपको एक लेटर दिखाई दिया होगा, वीडियो बहुत लोगों ने बनाया था। ठीक है,
वो लोग भी बनाए थे और बताए भी थे, आपने देखा भी होगा। 13 फरवरी, ध्यान दीजिए, 6 फरवरी को ज्ञापन दिया गया, बात पहुंच गई वहां तक जहां तक पहुंचनी चाहिए। 13 फरवरी को आपको लेटर के माध्यम से ये बताया गया, इस लेटर में लिखा था, वो वीडियो में बनाया हूँ, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, 4 महीने पहले का वीडियो है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट में क्या लिखा था, नवीन अध्याचन हेतु जनपद में नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो में क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि ये वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं लिया हूँ, तो इसलिए इसके वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। जनपद में नियमित स्वास्थ्यकर्ता महिला के कार्यपदों की श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में ये लेटर परिवार कल्याण मंत्रालय ने समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया कि भैया नया अध्याचन को भेजना है भर्ती के लिए, ठीक है। तब तक गाइस क्या होता है, और इन्होंने जल्द से जल्द मांगा था कि आप ये सूचना हमको उपलब्ध करा दें 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तब तक क्या हुआ भैया, आपका इलेक्शन आ गया बीच में, आचार संहिता लग गया, और जब इसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपकी भर्ती आने होगी तो आचार संहिता से पहले आ जाएगी, अगर आचार संहिता से पहले नहीं आती है तो जून में आने वाली है भर्ती, मिड जून लास्ट जून तक, और ये जून में आ भी जाती है। लेकिन यूपी तत्परदर्शी से ज़्यादा ढीला आयोग है ही नहीं, आज तक हमने देखा ही नहीं है। भले ही शासन प्रशासन कितना दबाव पे बनाए, ये लोग अपने मन मानी ही करेंगे। बोलते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी भरिए ना यार। उसके बाद क्या हुआ गाइस, हम आपको बोले थे कि जून में भर्ती आ जाएगी, नहीं आएगी तो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा जून के महीने में कि आपकी भर्ती कितनी आ रही है, कितने पोस्ट पे आ रही है, ये सभी अपडेट मिल जाएगा। और मिला भी, सभी लोग जानते हैं, भर भर के वीडियो बनाए हैं यार। लेटर जो आया उसमें भर भर के पूरे यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं, और कुछ लोगों ने तो फेक बताया, कुछ लोगों ने रियल बताया, कुछ लोगों ने पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के लोगों को ही मूर्ख बता दिया। जितने यूट्यूब पे टीचर बने बड़े हैं, चाहे वो 10 मिलियन हो चाहे 12 मिलियन हो सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, उनको ही मूर्ख बना दिया। तो कई चीज़ें हुई, वो अलग की बात है, लोग बोलने को बोल भी सकते हैं, ठीक है, उनका जो है अपने हिसाब से सब बोलते हैं। लेटर निकल के आता है, ये लेटर में लिखा जाता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगामी जो भर्तियों पे आने वाली हैं विज्ञप्ति, उनका इन्होंने दिया है, देख सकते हैं, आयोग द्वारा निकट भविष्य में आ जाए। ये तो परीक्षा के बारे में हो गया, नए विज्ञापन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, क्या सब चीज़ डिटेल में बता रखा है, कितनी भर्ती किस पे आने वाली है। और इनमें से बहुत चीज़ें सच्चाई हुआ, जैसे कि होम्योपैथिक 397 यहाँ पे बताया गया है, तो 397 भर्ती निकल के आ चुकी है। जैसे यहाँ पे BCG तकनीशियन 255 यहाँ पे बताया गया, तो 255 भर्ती निकल के आ गई है। एक भी पोस्ट ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल एकदम डेटा मैच हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें जो बताई गई थी ये तो सच हो गई है। अब यहाँ पे एनएम के लिए कितना बताया गया है, 5272। लेकिन कन्फ्यूजन पैदा ये हो जाता है, क्योंकि आपको तो कई लोगों को बता दिए हैं, आपके सबसे प्रिय लोग ही बता दिए हैं कि ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल फेक था। उसी समय जब नोटिफिकेशन आया था ये फेक बता दिए थे। हमने बताया था आपको, 2 वीडियो बनाए इसके संदर्भ में, और दोनों में बताया कि ये 100% सच है, क्योंकि इसमें जो डेटा दिया गया है पूरा, जो ये विवरण जो दिया है 1% गलत नहीं है। और ये सब कुछ RTI की रिप्लाई, देखिए एक RTI होता है, वो लगा देते हैं हम लोग, या किसी से लगवा देते हैं, उससे जानकारी मिल जाती है पहले ही। और ये पूरा कार्यक्रम है उनका जो चलने वाला है आगामी दिनों में। तो ये इन लोगों का मीटिंग का लेटर था, इंटरनल मीटिंग का लेटर था, वही वो लोग जारी को। अलग बात है, अब देखिए इतना अध्याचन भेजा जा चुका है या इतना हो रहा है, या किसी कारणवश बाद में संशोधन करके भर्ती कम कर दें तो कोई मैटर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होने वाला है, ठीक है। अब 5272 की जगह पे 4000 ही आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है कि अरे नहीं वो तो फेक निकल गया, उसमें इतना बताया गया था। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि वो लोग संशोधन करके उनको लगता है कि नहीं इतनी भी भर्ती खाली है। जैसे अभी वेटिंग लिस्ट के लिए सब परेशान हैं 17,000 वाले, अब उनमें से वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे तो फिर भर्तियाँ तो और कम हो जाएगी वैसे ही। कंफ्यूजन तो हम सभी को ये वाला जो न्यूज़ पेपर में, और ये एक ही पेपर में नहीं कई पेपर में निकल के आया था, ठीक है, कि आपकी भर्ती 4800 आ रही है, एनएम के 4800 और लेखपाल के 4700। अब बताइए भैया 5000 भर्ती उसे और आप कम कर दिए, 400-500 भर्ती तो और कम कर दिए इसमें से, तो यही कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि अब 13,000। तो गाइस देखिए, इनसे ज़्यादा ट्रस्ट हम उस लेटर पे करते हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाले कुछ भी किसी भी तरीके से जानकारी लेते हैं, लेकिन इतना अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो छाप देते हैं, इनका मन में जो आता है वो चीज़ छाप ही देते हैं ये लोग। तो इनसे ज़्यादा ट्रस्ट हमको उस लेटर में है, उसकी सच्चाई भी निकल के आ चुकी है। तो 5000 भर्ती आपकी होने वाली है, 5000 प्लस ही रहेगा, 100-200, ठीक है। तो 5000 मान के चलें। अब भी आपको अगर लग रहा है 10,000 भर्ती आएगी तो आप फिर क्या ही बोल सकते हैं आपको। आप ये मान के चलिए भर्ती एक ही आए, हमको सिलेक्शन लेना है, कैसे भी लेना है। पोस्ट मत देखा करिए कितनी भर्ती आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी क्या हो रहा है। एक भी भर्ती आएगी, एक भी वैकेंसी आ रही है तो आपको एक पोस्ट के लिए, एक वैकेंसी के लिए लड़ना है, उसके लिए तैयारी बेहतर करना पड़ेगा। कि पहले भी न्यूज़पेपर में तो कई बार, 1 साल पहले क्या 2 साल पहले ही इन्होंने बता रखा था, जब उसकी एनएफ की परीक्षाएं हो गई थी, ज्वाइनिंग वाली बात चल रही थी, जब इन्होंने बता दिया था कि 15,000 भर्ती खाली है एनएम की, और 10,000 फार्मासिस्ट की खाली है। ये सब रिक्तियाँ जारी होंगी बहुत जल्दी। 1.5 महीना भी बता दिए थे कि जुलाई 2023 में आ रही है।
ये सब चीज़ भी लिख दिए थे ये न्यूज़ वाले, लेकिन आया क्या? तो इनसे ज़्यादा ट्रस्ट, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट हमको उस लेटर पे है, ठीक है। और ये सभी सूचनाएं हम ही लोग जो हम लोग जाते हैं जानकारी देते हैं, कोशिश करते हैं मीडिया तक पहुंचाने के लिए, तो वही सब चीज़ें हैं। तो मुद्दा अब क्या हो जाता है, मुद्दा ये हो जाता है क्या भैया कि वैकेंसी 2024 में आएगी कि नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये लोग डिले करेंगे, 2 जुलाई में नहीं दिए भर्ती, अगस्त में ले गए, अगस्त तक ले गए, अगस्त के फर्स्ट वीक तक भी आ जाएगा तो भी सही है। इतना मान चलिए पेट का नोटिफिकेशन जो नया पेट आने वाला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन का नोटिफिकेशन से पहले आ गया तो अच्छी बात है। अगर उस टाइम तक नहीं आया तो समझ लीजिए ये फिर 2024 में भर्ती नहीं आने वाली है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार आप लोग करें। और उसके लिए क्या करना है, प्रयास करते रहिए। जो लोग अपनी तरफ से हो रहा है कि नहीं हमको भर्ती तो सभी जान रहे हैं यार 2024 में नहीं आएगी, 25 में तो आएगी, लेकिन ये भर्ती जल्दी क्यों नहीं आती है? जल्दी आने के लिए तो ही प्रयास किया जाता है कि प्रयास करिए, अपनी बात को उन तक पहुँचाएँ। अधियाचन भेजा जा चुका है फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है, फिर क्यों नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है? ठीक है, तो देखिए अभी जैसे यूपी NHM 17,000 वेटिंग लिस्ट के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ में सब लोग एनएम बहन लोग जाती हैं वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाने के लिए, ज्ञापन वगैरह दे रही हैं जगह जगह पे, लेकिन सीएम से बात नहीं हो पा रही है। तो उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने न्यू परमानेंट भर्ती के लिए भी ज्ञापन दे दिया करिए, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ और ये करने के लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भर्ती आ रही है अब ये करिए वो करिए, नहीं, प्रयास करते रहिए। क्या पता प्रयास करने से तुरंत चीज़ें रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब अपने हम टॉपिक पे चलते हैं। मेन जो आपका नेक्स्ट आज का क्लास है 4 रहने वाला है, तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। टारगेट लेके चलिए, हमको 70-75 इस बार मार्क्स लाना है। और हम टेस्ट भी एक हफ्ते बाद टेस्ट भी लेने वाले हैं। टेस्ट में अगर 70-75 नंबर आपने ला दिया तो समझिए आपकी तैयारी है ठीक ठाक, लेकिन रुकना नहीं है, कुछ नहीं होना है, आगे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए हम शुरुआत करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है आज, देखिए इसके पहले हमने आपको 3 वीडियो उपलब्ध करा दिया है और ये डे 4 है आज का, ठीक है। डे 4 है आज का, ये वीडियो डे 4 है। 3 वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किया है और जो अपना चैप्टर चल रहा है, जो अपना सब्जेक्ट है, विषय है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आपका एक सब्जेक्ट है। आपने 2 वर्षीय कोर्स किया है तो आपने देखा होगा। पहले वही हम स्टार्ट किए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसकी थियरी, पूरी थियरी को MCQ के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी MCQ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हम MCQ बना दिए हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं, हल करते हैं तो आपको थियरी के साथ साथ MCQ भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से है। एक एक टॉपिक से लेकर एक टॉपिक से कवर कर रहे हैं हम, एक सब्जेक्ट एक टॉपिक से, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपकी तैयारी हो रही है। ये नहीं कि बीच से कहीं से भी उठा लें क्वेश्चन क्या कर लें। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है, और 2 चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो बाहर नहीं जाने वाले। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा। क्लियर? इसलिए ऐसे तैयारी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3, इसका नाम क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। अगर थियरी के बारे में और अच्छे से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने, आप लोग बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, PDF ढूंढते हैं, तो ये PDF आपको हम ग्रुप में भेज देते हैं। और मैं 1 हफ्ते के बाद टेस्ट भी लेने वाला हूँ। इस बार का टारगेट आपको 75 लेके चलना है, ठीक है। हाँ भैया, वो अलग बात है, अगर SC ST हैं तो आप 60 मान के चलिएगा, ST वाले 50 मान के चलिएगा, और UR OBC और EWS वाले जो भी हैं आपको 70 से 75 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। भर्ती आपकी आ रही है, कंपटीशन भी तगड़ा रहेगा, ठीक है। और आयोग के ऊपर भरोसा नहीं, कब कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, कोई किसी का भरोसा नहीं है। अभी भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी रोग आ जाए तुरंत फैल जाएगा। CSC PSC पे इनको ज़रूरत होगी वर्कर को, तो ये प्रेशर क्रिएट कर देंगे तुरंत। शासन तुरंत जो प्रशासन शासन है ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, तुरंत करवा लेंगे। जैसे कोरोना के टाइम देखा ही था आपने, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर करवा लिया जाता है। वो अलग बात है, UP SSSC आयोग जो है आपका ढीला ढाला है, ठीक है। वैसे ही वो कितना भी दबाव दे दें वो करेगा अपने मन के ही, सीधा बोलेगा हमारे पास कर्मचारी नहीं है। थियरी अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखिए बुक जो हमारी आई है वो, उस बुक का लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अगर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो 695 का मिल पड़ेगा। अगर
ऑनलाइन तुरंत पेमेंट करवा देंगे तो आपको 500 कुछ रुपये में पड़ेगा, 591 का पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका पहला MCQ। और देखिए, आप बुक की थियरी पढ़े होंगे तो अच्छे से कर पाएंगे एक भी क्वेश्चन। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर बहुत इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो ये बेसिक चैप्टर हैं जो आपको इजी लग रहे हैं आने वाले समय में, और ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं तो ज़्यादा आने वाले समय में खुद ही मैं जैसे जैसे आपका टॉपिक इसके बाद से जो चैप्टर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, 4 से 5 नंबर का तो उसी में आ जाएगा। और आपके सिलेबस में दे रखा है अच्छे से बड़े हेडिंग में कि ये चीज़ है, जैसे CSC PSC का ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे बनते हैं। UPNHM में बना था, अच्छा से बना था क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस क्या है, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। इसको 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, आप मॉड्यूल पढ़ेंगे, मॉड्यूल वाली बुक जो आपकी चल रही थी, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश वाली जो बुक है मॉड्यूल, ठीक है, उसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। 6 प्रकार से होते हैं, कौन कौन सा, संक्रामक रोग समस्याएं, लिखते जाइए। दूसरा असंक्रामक रोग समस्याएं, तीसरा पोषण संबंधी समस्याएं, चौथा पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्याएं, और 5वां चिकित्सा सुविधा समस्याएं, छठा जनसंख्या संबंधी समस्याएं या फिर जनसंख्या विस्फोट आप बोल सकते हैं। असंक्रामक रोग समस्याएं के बारे में डिटेल में आपको जानना होगा तो फिर वो बुक ही आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारी बुक ले सकते हैं या फिर आपके पास बुक है मॉड्यूल की, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है, बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है आर्थिक संपन्नता, बी अशिक्षा, सी जागरूकता, डी स्वास्थ्य सेवाएं। बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशिक्षा। ये सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है अगर इन्होंने जागरूकता का अभाव कर दिया होता है। इसके आगे इन्होंने जागरूकता जैसे लिखा है, यहाँ पे अभाव कर देते ये लोग तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखिए क्या और भी इसके साथ साथ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि आपका देश में कमज़ोर सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर या फिर गरीबी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अशिक्षा है ही आपका, और जागरूकता का अभाव। ठीक है, मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है, नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस रोग को 1950 तक भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या समझा जाता था। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स और फाइलेरिया। बताइए, 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2006 में मलेरिया रोगियों की संख्या कितनी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो मैं आंसर बता रहा हूँ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1993 में प्रति कितना है, 1 लाख जनसंख्या में क्षय रोग से मृत्यु की दर क्या थी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 53। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों की मृत्यु का एक बड़ा कारण कौन सा रोग है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, मलेरिया, बी त्रिश्वास संबंधी संक्रमण, सी कुष्ठ रोग, डी डेंगू। बताइए, 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिश्वास संबंधी संक्रमण। इसके साथ साथ एक और है, ठीक है, जिसके एक बड़ा कारण और हो सकता है मृत्यु का बालकों में, जो 5 वर्ष से जिनकी जो बालक लोग हैं, तो जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है। एक डेटा निकाला गया था, ठीक है, उन्होंने बताया था क्या कि डेटा के अकॉर्डिंग 5 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों की मृत्यु का एक बड़ा कारण कौन सा रोग है। ठीक है, तो उन्होंने 2 बताए थे। पहला तो आपका ये त्रिश्वास संबंधी संक्रमण, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अतिसार। ठीक है, अतिसार। देखिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर विजुअल अच्छे से नहीं होता है, पूरा नहीं दिखता है, तो भैया इसीलिए मैंने इसका नाम ही दे रखा है सुपर 30। सुपर 30 मूवी देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो आप जाके, ठीक है, 2 घंटे की मूवी होगा, लेकिन देखने से क्या फ़ायदा होगा, आप थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे।
तो जैसे कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट बेस्ट रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी कंटेंट की। लेकिन हाँ, वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है ख़राब, और आपकी वॉइस की क्वालिटी भी देखने को मिल सकता है ख़राब। लेकिन आप वो चाहेंगे, देखिए अपनी वीडियो जब भी वीडियो चालू किया करिए, कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे, क्वालिटी पे जाएंगे तो वो हाईएस्ट क्वालिटी पे रख लिया करिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा क्लियर विजुअल दिखेगा। और वॉइस में भी कम, अगर आपको स्लो ज़्यादा करना होगा तो वो भी ऑप्शन देता है, वो भी आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में भेज ही देता हूँ, ग्रुप में आप PDF पढ़ लिया करिए। और आंसर नहीं भेजता हूँ, आंसर इसकी नहीं भेजता हूँ, खुद प्रैक्टिस आप एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस सोते टाइम कर लेंगे या सोते टाइम वीडियो देख लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निःशुल्क बहु औषधि उपचार सेवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत में 54% मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है, बताइए। 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 9, 2006 से 2007 में भारत में कितने नए कुष्ठ रोगियों का पता चला था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, 1.38 लाख पता चला था, ठीक है, 2006 से 2007 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहे हैं कि किस वर्ष में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार लगा के रखिएगा। 10th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 में, 1958 नंबर में 10th का भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद 1970 में प्रति 1 लाख जनसंख्या में क्षय रोग से मृत्यु की दर क्या थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, त्रिश्वास संबंधी संक्रमण से किस आयु वर्ग के बालकों की मृत्यु होती है, बताइए। अभी बताया था यार ऊपर, बस थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया गया, वहाँ पे 5 वर्ष बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया है, ठीक है। देखिए रोग का नाम देके पूछ लिया है, त्रिश्वास संबंधी संक्रमण से, तो ये 5 वर्ष से कम हो जाएगा, 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में मलेरिया रोगियों की मृत्यु जनसंख्या 2006 में कितनी थी, बताइए। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, 1487। 13 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, खराब और अस्वस्थकर वातावरण के कारण कौन सा रोग अधिक होता है, बताइए। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अतिसार। अगला क्वेश्चन जो है, एड्स किस प्रकार का रोग है, आपको ध्यान देना होगा, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार लगा के रखिए। पहले तो जान लीजिए HIV के बारे में, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, जागरूक करने के लिए दिवस मनाते हैं, ठीक है, खुशी होने के लिए नहीं मनाते हैं कि चलिए आज HIV दिवस है, नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है, वो याद करके रखना है। और ये जानते भी हैं यार, ये क्वेश्चंस मैं बनाया नहीं हूँ ना, तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा आपको फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है, HIV का और एड्स का, दोनों का फुल फॉर्म आपको याद करके रखना है, दिवस और फुल फॉर्म। और ये आप जानते भी हैं, क्लास 10th से पढ़ाया जाता है आपको ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी का एड्स किस प्रकार का रोग है, असंक्रामक रोग है, सभी लोग जानते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर बी, एड्स किस प्रकार का रोग है, संक्रामक रोग है, ठीक है, 15 का भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 15 का बी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्या पर्यावरण प्रदूषण से कौन से मुख्य कारण हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, सुरक्षित पेयजल का अभाव, या खुले में मल त्याग करना, या फिर सी, प्लास्टिक का उपयोग, या फिर डी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। बिल्कुल देरी नहीं करना है, आपको जो आ रहा है आंसर उसको जल्दी से आंसर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम में भी और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब भी। सुरक्षित पेयजल का अभाव तथा मल
निस्तारण की स्वच्छ विधियां प्रमुख समस्याएं जैसे मल मूत्र, कूड़ा करकट के निस्तारण, खुले में मल त्याग, प्लास्टिक उपयोग, औद्योगिकरण, कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग, वाहनों का धुआं, शोर इत्यादि कारणों से पर्यावरण आपका प्रदूषण बढ़ जाता है। और इसका एक और रीजन है जनसंख्या विस्फोट, इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें 90% से अधिक व्यक्ति खेतों और मैदानों में मल को त्याग करते हैं। कितने प्रतिशत? 90% से अधिक व्यक्ति खेतों और मैदानों में मल त्याग करते हैं। अभी तो भैया सुधार हुआ है, इन पे काम हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाए गए थे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, तब जाके घर घर हर घर इन्होंने शौचालय बनवाया था, तब जाके तो ये चीज़ें सुधार में आई हैं। ठीक है, पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम के फलस्वरूप 2006 के अनुसार, ये 2006 का डेटा हम बता रहे हैं, ठीक है, के अनुसार भारत में 96% नगरीय और 86% ग्रामीण को सुरक्षित जल एवं मल निस्तारण की समुचित सुविधा मात्र 52% नगरीय एवं 16% ग्रामीण जीवन को उपलब्ध है। ठीक है, जो चीज़ मैं बोला उसमें से थोड़ा भी आप कैच कर लेंगे तो आसानी रहेगा। सुन लीजिए ध्यान से, जो चीज़ बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जो डेटा हमने ऊपर बताया वो आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में मल त्याग की समस्या का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अभी बताया भैया, जनसंख्या विस्फोट प्रमुख कारण है। ठीक है, तो 2 नंबर का एक, तो बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, थियरी को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2006 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और मल निस्तारण की सुविधा उपलब्ध है? अभी हमने आपको थियरी वाले में पोर्शन में बताया था, आपने ध्यान दिया होगा तो सुना भी होगा, तो चीज़ें सही है। अभी हमने बताया था 16% का नाम लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल सर, लिए थे आप 16%। हमने बोला था ना कि जो जल एवं मल निस्तारण की समुचित सुविधाएं मात्र 52% नगरीय में एवं 16% ग्रामीण जीवन को उपलब्ध है। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने बताया है 16% ये ग्रामीण में, अगर शहरी में पूछ लेगा तो 52% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में कितने प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित है? अब आइए चौथे नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80%। ये भी ऊपर भी हमने बताया था। ठीक है, 80% का नाम लिया था, खैर आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया था तो यहाँ पे दे ही देंगे। ठीक है, 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा सुविधा की प्रमुख समस्याएं क्या है? या चिकित्सा सुविधा की प्रमुख समस्या क्या है बताइए? 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये सभी आपकी समस्या है, उच्च लागत, ठीक है, महंगी और जटिल प्रणाली, ठीक है, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में असमान वितरण, तो उपयुक्त सभी ये समस्या। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 6 नंबर क्या है, 2012 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? देखिए जनगणना तो 2011 से शुरू थी, लेकिन डेटा जो एग्जैक्ट कलेक्ट आया था यहाँ पे 2012 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, 2011-12 कुछ भी बोले वही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, 2012 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है बताइए? 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन में बन सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 6 का बी वाला। ठीक है, 1 अरब 21 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या वृद्धि से किन किन समस्याओं में वृद्धि होती है बताइए? शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकता है? सबको पता है, शिक्षा में कमी, शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण, ये सभी होता है। ठीक है, अब आइए समिति। भैया यहाँ से तो इम्पोर्टेंट है ही, पूछता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस। अभी एनएचएम वाला पेपर दिए होंगे जो उनको पता है। भोरे समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोर समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1943 में गठन किया गया था भोरे समिति। अभी भोरे समिति के बारे में और भी आप जानेंगे, परेशान मत होइए। भोरे समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन
की सिफारिश की थी, कितनी सिफारिश की थी, ये चीज़ इन्होंने पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला 2। अब आइए भोरे समिति से एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिलने वाला है। भोरे समिति के आपातकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आबादी पर सिफारिश की गई थी? बताइए कितनी जनसंख्या पे ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ध्यान देना है, 10 का सी 40,000, ठीक है, ध्यान देना है आपको। भोरे समिति के अल्पकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत 40,000 आबादी पर सिफारिश की गई थी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए हम इसको जूम आउट किए। अब आगे से हम कोशिश करेंगे ये जो 2 लाइन में या 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाए, तो जब इतना बड़ी लाइन नहीं होगी, बड़ी लाइन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 11 नंबर में क्या है, भोरे समिति के दीर्घकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य जिले में कितनी आबादी पर 75 बेड वाले अस्पतालों से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना की सिफारिश की गई थी? बताइए, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के रखना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक है, 11 का बी करेक्ट हो जाएगा, 11 का बी, ठीक है। भोरे समिति के दीर्घकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य जिले में 10,000 से 20,000 आबादी पर 75 बेड वाले अस्पताल में युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये जो भोरे समिति आई थी, इन्होंने यही सिफारिश किया था कि भैया जो जिस जिले में संख्या 10,000 से 20,000 है, ठीक है, जिस जिला में संख्या 10,000 से लेकर 20,000 है, वहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य है या अस्पताल है, ठीक है, वहाँ पे 75 बेड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। भोरे समिति के अंतर्गत ये चीज़ें बताया गया था, ठीक है, सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। योजना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है? 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का सी, उपयुक्त योजनाएं बनाना, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आइए, योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 13 नंबर में पूछ रहा है योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो भैया 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। पूरी लाइन क्या है जिसमें से आपका ये इनको छोड़कर बात किया गया है, चेयरमैन, और देखिए एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है, तथा 8 सदस्य होते हैं, ठीक है, योजना आयोग में। और भारत सरकार द्वारा ये समय समय पर देश की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के परामर्श देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट भी नीतियों तथा योजनाओं को संक्षिप्त विवरण आपको मिल सकता है, जैसे भोरे समिति ये वगैरह आए थे, जो भी बात हो रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपके बुक में जो दे रखा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भोरे समिति की रिपोर्ट किस वर्ष भारत सरकार को समर्पित की गई थी? बताइए, 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में इन्होंने रिपोर्ट भारत सरकार को समर्पित किया गया था। उस समय से किस नाम से जाना जाता था? बताइए, भोरे समिति को जब इन्होंने रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, समर्पित की थी, तो उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय इसको स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से जाना गया था, ठीक है। जो आपके सर जोसेफ भोर को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया था। किसको? सर जोसेफ, उन्हीं के नाम पे भोरे समिति रखा गया है। सर जोसेफ भोर को इस समिति का चेयरमैन बनाया गया था, जिनके नाम पर ही इस समिति का नाम भोरे समिति कहा गया बदलकर, ठीक है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति से बदलकर भोरे समिति इन्होंने रखा, ठीक है। अब देखिए, इस समिति ने 1943 और 1946 तक समुदाय स्वास्थ्य में बदलाव लाने के तरीकों के बारे में रिसर्च किया। फिर इन्होंने 1946 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को समर्पित कर दी कि भैया हमने ये चीज़ें निरीक्षण किया है, आपको इन सभी चीज़ों में बदलाव लाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भोरे समिति द्वारा गांव में कितने व्यक्तियों की स्वास्थ्य समिति की स्थापना की सिफारिश की गई थी? अब ये जो इनकी समिति थी भोरे समिति की, ठीक है, इनके द्वारा गांव में कितने व्यक्तियों की स्वास्थ्य
स्वास्थ्य समिति की स्थापना की सिफारिश की गई थी? बताइए। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 7। चलिए, बहुत भोरे भोरे हम लोगों ने कर लिया, भोर से अब सुबह हो गई है, ठीक है। तो अब हम मुद्दलियात समिति के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, मुद्दलियात समिति आपकी कब आई थी? 1962 में आई थी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही हो जाएगा, इनका गठन कब हुआ था? ठीक है, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मुद्दलियात समिति जो आई थी, इनका उद्देश्य क्या था बताना है आपको। तो उद्देश्य में आप देख सकते हैं, याद करना है आपको इन सभी चीज़ों को। मलेरिया का उन्मूलन, ठीक है, जिला चिकित्सालयों का विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी इनका उद्देश्य था, ठीक है, इस समिति का ये उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? जो आपकी ये समिति आई थी, मुद्दलियात समिति की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र, देखिए इनके अनुसार इन्होंने पूछा है कि बताइए, जब ये समिति की सिफारिश की गई थी, इनके अनुसार जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, उनके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कहने का मतलब यह है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इस समिति के अनुसार? तो इन्होंने बताया कि भैया 40,000 से ज़्यादा जनसंख्या ना रखें। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको 40,000 से जनसंख्या नहीं रखना है। उसके साथ साथ इन्होंने और चीज़ें बताया था, अनुशंसाएँ की थी इन्होंने। इनकी क्या अनुशंसाएँ थी? तो यही अनुशंसाएँ थी कि 40,000 से ज़्यादा जनसंख्या ना रखें, और जो नर्सिंग कर्मियों की संख्या है, नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि करना, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन बेहतर तरीके से करना, या फिर आप बोल सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता बढ़ाना। तो कई इनकी निकल के आई थी अनुशंसाएं। तो आपको थियरी पढ़ना ही पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थियरी भी ना पढ़े आप क्वेश्चन को कहीं, देखिए थियरी अगर अच्छे से कवर किए रहेंगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, कैसे भी बना दे, करके आएंगे, अच्छे से करके आएंगे भैया। अब देखिए, चड्ढा समिति आ गए हैं। चड्ढा समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऊपर ही दिख रहा है आपको, 1963 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अब इनका भी उद्देश्य तो जानना ही पड़ेगा। चड्ढा समिति का उद्देश्य क्या था? चड्ढा, डॉक्टर चड्ढा, चड्ढा का नाम सुनते ही डॉक्टर चड्ढा का याद आ जाता है। मंत्र आप पढ़े देखे होंगे, मंत्र कहानी सुने होंगे। चड्ढा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? परिवार नियोजन, मलेरिया उन्मूलन, नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि, या फिर घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। बताइए। मलेरिया उन्मूलन, इनका उद्देश्य था मलेरिया का उन्मूलन करना, नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि है। ऊपर भी हम बता चुके हैं, मुद्दलियात समिति में कहा गया है, ठीक है, मुद्दलियात। चड्ढा समिति बोल रहे हैं कि कितनी जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होने चाहिए। थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। देखिए, इनकी समिति के अनुसार कितनी जनसंख्या पे, चड्ढा समिति ने कितनी जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर नियुक्त करने की सिफारिश की थी? बताइए। 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चड्ढा समिति के अनुसार 20,000, ठीक है, 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त करना। अब देखिए, इनके और भी चीज़ें थी, क्या अनुशंसाएं थी, इनको याद करना है या तो लिखते जाइए, ठीक है। इनके अनुसार जो परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक को 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्करों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपना। फिर ये एक बातें और बताते हैं कि 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया था? यहाँ पे 20,000 बता दिया क्या? नहीं, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 10,000 जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर नियुक्त करने की सिफारिश की थी। कितनी? 10,000 जनसंख्या पर चड्ढा समिति, ठीक है। 10,000 जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्त करना। और एक चीज़ और याद आपको करना क्या है, 5,000 की जनसंख्या रहेगी तो 5,000 जनसंख्या पर एक कार्यकर्ता रखना, ठीक है, एक कार्यकर्ता रखना।
अब मलेरिया के साथ जैविक सांख्यिकी एवं परिवार नियोजन कार्य भी देखना। देखिए परिवार नियोजन जो है स्वास्थ्य सहायक को 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्गों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपना, ये हम आपको बता ही दिए हैं। अब इनके अनुसार क्या है, प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त करना होता है। अभी जो मैंने ये बताया 20,000, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये 20,000 क्या है, एक निरीक्षण होते हैं, ठीक है। 20,000 की जनसंख्या पर स्वास्थ्य निरीक्षण नियुक्त करना, इसको आप बोल सकते हैं मलेरिया इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, जो अभी NHM के थ्रू भर्ती आई थी हाल ही में, ठीक है। HSI करके थी, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर करके आया था, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर करके भर्ती आया था। तो चड्ढा समिति ने बोला था कि 20,000 जनसंख्या है तो आपको एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। क्या स्वास्थ्य निरीक्षक HSI, क्या इसको बोलते हैं, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। और इससे मैं क्या है बताऊँ, नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। इससे मैं आगे आप समझ ही रहे हैं, इससे मैं आगे आप फिल इन द ब्लैंक आप भर दीजिए। इससे मैं या इसमें मैं आप समझ सकते हैं, ठीक है। इससे मैं या इसमें मैं हूँ, ये चीज़ आप आगे भर लीजिए। इसमें मैं या इसमें, इससे मैं डैश डैश आगे आप समझ लीजिए, ठीक है। वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अभी NHM में आई थी भर्ती, ठीक है, इसकी वो निकलती भी रहती है। देखिए अब मुखर्जी समिति के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, मुखर्जी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। मुखर्जी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में। 7वें का बताइए क्या हो जाएगा भैया, 7वें का C करेक्ट हो जाएगा। मुखर्जी समिति जो इनका गठन 1965 में हुआ था। क्लियर। जूम आउट करिए भैया, क्वेश्चन बड़ा हो गया, पूरा आ नहीं रहा, ठीक है। आगे से आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मुखर्जी समिति की सिफारिश के अनुसार परिवार नियोजन के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। बाकी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इन सबको याद करके रखना है। 8वें का एक समस्या क्या है, अलग अलग स्टाफ की व्यवस्था, नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। देखिए यहाँ पे इसको संशोधन करना पड़ेगा आपको भैया, गलत हमने बता दिया। उपरोक्त सभी नहीं होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ये नर्सिंग कर्मियों की संख्या है तो हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके समिति में आया था, भोरे समिति की। मुखर्जी समिति के अंतर्गत अलग अलग स्टाफ की व्यवस्था, इन ऑप्शनों में से अलग अलग स्टाफ की व्यवस्था जो है ये A वाला करेक्ट हो जाएगा। 8वें का A करेक्ट है आपका, ठीक है। 8वें का A करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुखर्जी समिति की सिफारिश के अनुसार, मुखर्जी समिति की सिफारिश के अनुसार 10,000 की जनसंख्या पर किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, बताइए। 9th नंबर बताइए, 9th नंबर एक बेसिक हेल्थ वर्कर। इनके अनुसार सेम है, किसके सेम है भैया, ऊपर आपने अभी 10,000 देखा, किसके अनुसार है, किसके अनुसार है बताइए कमेंट करके। मुखर्जी समिति की सिफारिश के अनुसार 10,000 की जनसंख्या पर किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए। 9th नंबर का A करेक्ट है, 9th का A करेक्ट है। अब देखिए झिंगालाला या जंगल वाला समिति बोल सकते हैं, जंगल वाला समिति, जंगल वाला समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। जंगल वाला समिति का किस वर्ष गठन हुआ था, 1967 करेक्ट हो जाएगा, D वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कंफ्यूजन में आप होंगे, ठीक है। ऊपर देख के आप आंसर अगर किए होंगे कि यहाँ पे लिखा है जंगल वाला समिति 1967, तो आप D वाला मार देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका गठन पूछा है क्वेश्चन, देखिए गठन किस वर्ष में हुआ था, तो गठन 1964 में हुआ था। करेक्ट आंसर B वाला हो जाएगा, ठीक है। 10 का B हो जाएगा। जानबूझ के गलत करते हैं ताकि आप कंफ्यूज में ना रहें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से जंगल वाला समिति का उद्देश्य क्या था बताना है आपको। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, उच्च स्तर से निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं की कार्मिक एवं संगठन का एकीकरण, या फिर परिवार नियोजन, या फिर मलेरिया उन्मूलन, या फिर नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि।
ये तो होगा ही नहीं नर्सिंग कर्मियों की संख्या में, क्यों? ये तो होगा ही नहीं। 11th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, उच्च स्तर से निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं कर्मियों का संगठन का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंगलवाला समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत शुद्धिकरण करने के लिए किसकी सिफारिश की थी? बताइए। 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। क्या? एक हो गया स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण और दूसरा हो गया अतिरिक्त योग्यता की मान्यता देना। ठीक है, 12 का बी सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? 13 नंबर किस समिति ने अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के गठन की सिफारिश की थी? 13 नंबर का करेक्ट आंसर की बात करें तो मुदलियार समिति ने अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के गठन की सिफारिश की थी। आइए 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या है? किस समिति ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन बेहतर तरीके से करने, ठीक है, बेहतर तरीके से करने की सिफारिश की थी? बताइए। किस समिति ने भारत एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को बेहतर तरीके से करने की सिफारिश की थी? बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुदलियार समिति ने। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा 14 का भी। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हमने लगभग 45-40 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद देखिए ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है। 3 वीडियो में ये वाला जो आपका चैप्टर है 3 वीडियो में कवर होगा। 50-50 करके 150 क्वेश्चन हो गए और इन 150 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इससे बाद आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से आता है तो नहीं छूटने वाला है। किस समिति ने नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की थी? कई बार मैं बता चुका हूँ। 15 का आपका करेक्ट आंसर मुदलियार समिति हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पीडीएफ में उत्तर दे रखा है, लिख दिए हैं हम लोग। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेंगे, ग्रुप में हम भेज देंगे। देखिए इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 150 प्लस रहेंगे और 150 प्लस क्वेश्चंस आप देख लेंगे इस चैप्टर से। कम्युनिटी हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपका है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर से अगर 150 क्वेश्चंस आप देख लेते हैं, ठीक है, जो आपका चैप्टर का नाम है हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, अगर इससे 150 प्लस क्वेश्चंस आप देख लेते हैं तो आपके इससे बाहर नहीं आने वाले एग्जाम में। अगर जो भी आएंगे वही क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिरा के हो सकता है थोड़ा मॉडरेट कर दे, ऑप्शन को इधर उधर कर दे, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए, दूसरों में भी शेयर कर दिया करिए। पहले ही वीडियो में बता देंगे, ऐसे ही आपका लाइक आएगा या देखने वाले इतनी संख्या कम रहेंगे तो फिर मेरा मन नहीं करता है इतनी मेहनत से वीडियो बनाए। तबीयत ना ठीक होने के कारण भी हम सोच रहे हैं रेगुलरिटी बनी रहे आप लोगों की। ठीक है, जो लोग 3 से 4 लोग देख रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं, बाकी के लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो भैया कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ से पढ़ते रहें। हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे 2 लोग ही जुड़े हुए हैं, अगर लगातार वो देख रहे हैं तो मैं पूरा प्रयास करूँगा उनका सिलेक्शन दिलवाने के लिए, चाहे भर्ती 3 आए चाहे 4 आए। ठीक है, उम्मीद करते हैं और लड़ाई भी करेंगे। अगर भर्ती नहीं आती है तो भर्ती के लिए लड़ाई भी करेंगे। भर्ती आ भी जाती है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसके लिए भी लड़ाई करेंगे। ज्वाइनिंग नहीं होगी उसके लिए भी लड़ाई करेंगे और ये करते हैं हम लोग। लेकिन अभी हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है।